गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में करेंगे आईसीएमआर द्वारा भोज्य पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। आपको कल बताया था कि अगली क्लास में आपको ये बताऊंगी, कल ये टॉपिक छोड़ दिया था। तो आईसीएमआर की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं कि आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। आईसीएमआर, जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं वो बताया जाता है कि आईसीएमआर के अनुसार हमारे जो फूड ग्रुप्स हैं कि आईसीएमआर द्वारा बताया जाता है कि ये भोजन हमारे आहार में सम्मिलित होने चाहिए। तो आईसीएमआर इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये इसका हिंदी में है। अब जो आईसीएमआर है उसने भोज्य पदार्थों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो हम ये भोज्य पदार्थ कौन से हैं और इनसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड होते हैं या मिलते हैं। भोज्य पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भोज्य समूह है, इसमें ये हो जाएगा हमारा भोज्य समूह। भोज्य समूह हो जाएगा और दूसरे में आ जाएगा उपस्थित पौष्टिक तत्व। कि इधर हम जिन भी भोज्य पदार्थों की बात करेंगे उनमें कौन से पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। सबसे पहले है, इसको आपको बताया कि 5 ग्रुप में से डिवाइड किया गया है भोज्य समूह। सबसे पहले इसके अंतर्गत आएगा हमारा अनाज एवं अन्य पदार्थ। अनाज एवं अन्य पदार्थ। अनाज एवं अन्य पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे अनाज में क्या क्या आ जाएगा, जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का इत्यादि। ये जितने भी अनाज हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें मुख्यतः कार्बोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोज हो गया। फिर हमें ज़्यादातर इससे कार्बोज मिलता है, प्रोटीन मिलता है, इससे अदृश्य वसा मिलती है, इनविजिबल फैट होता है वो हमें इनसे मिलती है। और इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन B1, विटामिन B1, B2 मिलता है, फोलिक एसिड मिलता है।
उपलब्ध होते हैं। और इनके अलावा हमारे इसमें कुछ मात्रा में लोहा और सबसे जो इनके अंदर मेन होता है वो है रफेज, रफेज या रेशा जिसे बोलते हैं, फाइबर रेशा, ये हमें इनसे प्राप्त होता है। अनाज एवं ये जो भोज्य समूह है, पहला जो हमारा भोज्य समूह है ये। फिर अगले में आ जाएंगे हमारे सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार की दालें और फलियां, दालें और फलियां, जो भी फलियां होती हैं जैसे कि गुआर की फली हो गई, मूंगों की फली हो गई, या बीन्स आती हैं कई प्रकार की, वो उन सभी से वो ही क्या है दूसरी कैटेगरी में ये आ जाएगी। दालें कौन कौन सी होंगी, मूंग की हो गई, चना हो गई, मसर हो गई, मूंग, चना, मसर, और इसके अंदर उड़द, सोयाबीन, आदि, ये सभी आपको पता भी है ये दालों के अंतर्गत आती है। सबसे ज्यादा हमें इनसे क्या मिलता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, प्रोटीन, कार्बोज, कार्बोज मिलता है, अदृश्य फैट मिलता है, अदृश्य फैट मिलता है, और हमें इनसे विटामिन B1 मिलता है, विटामिन B2 मिलता है, फोलिक एसिड मिलता है इससे, फोलिक एसिड, कैल्शियम, कैल्शियम मिलता है, और हमें इससे कैल्शियम हो गया, और लोह तत्व आदि, इनसे हमें लोह तत्व आदि हमें इनसे पोषक पौष्टिक तत्व प्रदान होते हैं। अगला जो ग्रुप है हमारा, जो तीसरा ग्रुप है वो है दूध एवं दूध से बने पदार्थ, दूध एवं दूध से बने पदार्थ आ जाएंगे इसके अंदर। दूध और दूध से बने पदार्थ कौन से होंगे, पहला तो हो जाएगा जैसे कि दूध हो गया, दूध के बाद इसमें आ जाएंगे पनीर, पनीर हो गया, लस्सी हो गया, और इससे हमें क्या मिलता है, मावा हो गया, मावा आ जाएगा इसके अंदर। ये तो हो जाएंगे, मावा हो गया या खोया मावा एक ही है, ये तो हो गए दूध और दूध से बने पदार्थ। इसी के अंदर आ जाएगा मांस समूह, मांस समूह भी इसी के अंतर्गत आता है क्योंकि ये भी क्या है, पशुजन्य है। तो मांस समूह में कौन सा आ जाएगा, जैसे यकृत है, यकृत हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई, बकरी का मांस, अंडा, मुर्गी का मांस, एक्सेट्रा, ये इनके अंतर्गत आते हैं। दूध और दूध से बने पदार्थ हो गए, फिर दूसरा इसको मांस समूह हो गया। इनसे हमें क्या क्या मिलता है, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, वसा प्राप्त होती है, विटामिन B2 मिलता है, विटामिन B2 की प्राप्ति होती है, और इनसे हमें मिनरल्स भी मिलते हैं, खनिज लवण,
खनिज लवण भी इनसे प्राप्त होते हैं। तो ये थे हमारे इसमें, ये हमें किससे मिलता है, ये हमें इनसे मिलता है, मांस समूह से। मांस समूह से हमें प्रोटीन, वसा, विटामिन और B1 खनिज लवण, ये हमें मांस समूह से मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारे इससे हैं वो इधर लिख देती हूँ मैं। इनसे हमें क्या क्या मिलता है, एक तो हो गया विटामिन मिलते हैं हमें इनसे, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, इसमें वसा हो गया और इसमें कैल्शियम हो गया, और क्या मिलता है, विटामिन B12 हो गया, विटामिन B12 और विटामिन A हमें इनसे प्राप्त होता है। तो दूध एवं दूध से बने जो पदार्थ हैं उनसे हमें विटामिन B12, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम ये प्राप्त होते हैं, और मांस और जो मछली, अंडे वगैरह जो होते हैं उनसे हमें प्रोटीन, वसा, विटामिन B2 और मिनरल्स प्राप्त होते हैं, यानी खनिज लवणों की प्राप्ति होती है। ये तो हो गए हमारे 3 ग्रुप। अब हमारा जो चौथा है इसको रद्द कर देती हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। पहला जो ग्रुप है हमारा वो है भोज्य समूह, और ये उपस्थित पौष्टिक तत्व अनाज एवं अन्य पदार्थ हैं जिनमें गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, रागी सब कुछ आता है। उसमें हमें क्या क्या मिलता है, कार्बोज है, प्रोटीन है, इनविजिबल फैट है, विटामिन B1, B2, फोलिक एसिड, आयरन और फाइबर जो होता है रेशा या रफेज जिसको बोलते हैं वो मिलता है। फिर हमें दाल, सभी प्रकार की जो दालें हैं और फलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, मूंग हो गई, मसर हो गई, उड़द हो गई, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ये कई प्रकार की दालें हैं, उनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, कार्बोज, इनविजिबल फैट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन क्या है वो फैट उसके अंदर होता है। आप इनमें अनाज में भी इनविजिबल फैट होता है कि अनाज को जो छिलका होता है उसमें आप देखेंगे छू के तो उसमें चिकनाई होती है। तो आयरन हो गया, विटामिन B1, B2, फोलिक एसिड, कैल्शियम इनमें दालों से प्राप्त होती है। ज़्यादा मात्रा में अनाजों से हमें कार्बोज प्राप्त होता है। और दालों से पूछा जाए कि दाल से हमें क्या मिलता है, तो मुख्य रूप से प्रोटीन मिलता है, और अनाजों में मुख्य रूप से कार्बोज की प्राप्ति होती है। दूध और दूध से जो बने पदार्थ हैं उनसे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही मछली वगैरह है, इनसे भी हमें प्रोटीन की मुख्य रूप से प्राप्ति होती है। तो ये हो गए हमारे 3 ग्रुप। अगला हम चौथे की बात करते हैं। फोर्थ हमारा जो फूड ग्रुप है फोर्थ में हमारा आ जाएगा इसके अंदर फल एवं सब्जियां। फल एवं सब्जियां आ जाएंगी। फल एवं सब्जियों के अंतर्गत आ जाएंगे जैसे सेब है, केला, अंगूर एक्सेट्रा, जितने भी तरह के फ्रूट्स हैं वो आ जाएंगे। सब्जियों में आ जाएगा टमाटर, आलू, गाजर, मटर एक्सेट्रा, ये सभी हमारे काफी सारे वेजिटेबल्स हैं, काफी सारे फ्रूट्स हैं। तो ये फल और सब्जियों के अंतर्गत आ जाते हैं। और इनमें जैसे फ्रूट्स में हमने ये बात की कि ये वाले फ्रूट्स होते हैं। सब्जियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आ जाएंगी, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सभी आ जाएंगे इनके अंदर। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर आ जाएगा सरसों हो गई, चौलाई हो गई, बथुआ हो गया, ये सब है। अभी सर्दियों के मौसम में बथुआ है, सरसों है, ये चले हुए हैं। बथुए से हमें आयरन की प्राप्ति होती है, बहुत ज्यादा आयरन की प्राप्ति बथुए से होती है।
अन्य सब्जियां भी आ जाती हैं, अन्य सब्जियों में आ जाएंगे जैसे कि टमाटर, गाजर, आपको बताया आलू वगैरह है, ये सारे इनके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनसे हमें क्या मिलता है, जैसे फ्रूट से हमें, फलों से हमें क्या मिलता है, सब्जियों से हमें क्या मिलता है, फ्रूट से हमें मिलता है जैसे कि कैरोटीन है, फ्रूट से हमें कैरोटीन की प्राप्ति होती है। विटामिन ए, सी, विटामिन ए की, सी की, रेशे भी हमें फ्रूट से मिलते हैं। और क्या मिलता है हमें इनसे, मिनरल्स मिलते हैं, खनिज लवण, खनिज लवणों की प्राप्ति होती है। ये तो हमें फ्रूट से हो गया। फिर हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, सबसे ज्यादा उनमें लोहा होता है, आयरन, कैल्शियम होता है। कैल्शियम के बाद इसके अंदर होता है रेशा, फोलिक एसिड, विटामिन B2 एक्सेट्रा, इनसे प्राप्ति होती है। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई। और जो अन्य सब्जियां हैं उनसे हमें कैरोटीन प्राप्त होता है। कैरोटीन अन्य सब्जियों में आ जाएगा, गाजर, आलू, कैरोटीन हो गया। खनिज लवण, कैरोटीन के बाद में इसमें आ जाएगा रेशे हो गए, रेशों के कैरोटीन, रेशे और फॉलिक एसिड, ये हमें इनसे, अन्य सब्जियों के अंतर्गत जो आती हैं, उनसे हमें इनकी प्राप्ति होती है। अब हमारे आते हैं, अगला जो फूड ग्रुप है वो है हमारा वसा एवं शक्कर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है वसा एवं शक्कर। वसा एवं शक्कर ग्रुप है ये। इसमें वसा में हमें कौन कौन से हैं, जैसे कि वसा से हमें, वसा की बात करते पहले, वसा में जितने भी प्रकार के तेल हैं, तेल है, घी है, मक्खन है और तेल युक्त जो बीज हैं, तेल युक्त जो भी बीज हैं, जैसे कि हम बादाम खाते हैं, तिल खाते हैं, उनमें भी ऑयल होता है, मूंगफली होती है, उनके अंदर भी तेल पाया जाता है। तो ये हो गए, इनसे हमें वसा की प्राप्ति होती है। शक्कर, शक्कर के अंदर आ जाएगा, शक्कर हो गई, गुड़ हो गया और गन्ने का रस आदि, गन्ने के रस से ही बनता है, गन्ने के रस से ही गुड़ बनता है। तो गुड़, शक्कर इत्यादि, तो क्या है, इनसे हमें प्राप्ति होती है। ये हो गए वसा एवं शक्कर। अब इनसे हमें क्या मिलता है, इनमें हमें सबसे ज्यादा मिलता है वसा प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा फैट मिलता है। उसके बाद इसमें एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है और आवश्यक वसीय अम्ल, सॉरी अमीनो नहीं, एसेंशियल फैटी एसिड, आवश्यक वसीय अम्ल की प्राप्ति होती है। कुछ मात्रा में इसमें खनिज पदार्थों की भी प्राप्ति होती है, खनिज जो लवण होते हैं उनकी प्राप्ति भी कुछ मात्रा में इनसे होती है। शक्कर और गुड़ से हमें क्या मिलता है, शक्कर और गुड़ से हमें कार्बोज मिलती है, खाली एक कार्बोज ही हमें शक्कर और गुड़ से प्राप्त होती है। तो ये थी हमारे ICMR के अकॉर्डिंग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग उन्होंने भोजन को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सा भाग है, अनाज समूह बताया, फिर उसके बाद दालें और फलियां आ जाएंगी,
तीसरा जो समूह था दूध और दूध से बने प्रोडक्ट और मांस, मछली इत्यादि। चौथा जो था हमारा फल और सब्जियां थी। पांचवा था वसा एवं शक्कर। तो ये हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। इनसे हमने बताया कि कौन कौन से पौष्टिक तत्व प्राप्त किए जाते हैं। इनसे काफ़ी प्रकार के ये पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो ये इतना किया। अब आगे हम इसमें करेंगे, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा भोजन पकाने की विधियां। अगला है हमारा भोजन पकाने की विधियां। भोजन पकाने की विधियां। भोजन करने से पूर्व भोज्य पदार्थों को विभिन्न विधियों द्वारा पकाया जाता है। और क्यों पकाया जाता है उनको? ताकि भोजन सुपाच्य हो जाए, जीवाणु रहित हो जाए और पौष्टिक हो जाए और आकर्षक हो जाए, आकर्षक और स्वादिष्ट हो जाए। इसीलिए भोजन को पकाया जाता है और इसी पकाने की कला को पाक कला कहते हैं। भोजन को कई विधियों और प्रक्रियाओं द्वारा पकाना ही पाक कला कहलाती है। भोजन पकाने की कला कहते हैं। बिना भोजन पकाए वो स्वाद रहित होता है, इतना टेस्ट नहीं आता है और अट्रैक्टिव भी नहीं लगता है, आकर्षक नहीं लगता और खाने का भी मन नहीं करता। इसीलिए भोजन को पकाना अति आवश्यक होता है। तो भोजन गृहिणी को केवल पाक कला में ही कुशल एवं निपुण नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जो भी पौष्टिक तत्व है उनके बारे में भी ज्ञान होना आवश्यक है। मान लो गृहिणी भोजन बना रही है और वो भोजन को, जैसे कि खाना बना रही है, खाना बनाने में सब्जी जैसे काट रही है, तो सब्जी को पहले उसने क्या किया, पूरी सब्जी को छीला, मोटे मोटा उसको छिल के उतार दिए, फिर उसको छीलकर उसने धो दिया। तो उससे क्या है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के द्वारा बहकर चले जाते हैं। तो इसीलिए गृहिणी को पकाने की विधियां तो सभी पता है, लेकिन उसको उनके पौष्टिक तत्व कौन कौन से विद्यमान हैं उनका भी पता होना आवश्यक होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाक कला की विधियां की कौन कौन सी विधियां होती हैं। भोजन द्वारा पकाने की कई विधियां हैं। सबसे पहले है, जैसे कि भोजन को, विधियों की बात करते हैं। सबसे पहले है भोजन को पानी द्वारा पकाना। भोजन को पानी द्वारा या जल द्वारा पकाना। अब जल द्वारा कैसे पकाते हैं? सबसे पहले भोजन को जल द्वारा पकाना, यानी भोजन को पानी द्वारा पकाना, इसके अंदर अत्यधिक पानी का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसको भोजन को जल द्वारा भोजन को पकाना कहते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं जल द्वारा भोजन को पकाने के अंतर्गत? सबसे पहले आता है बॉइलिंग, यानी उबालना। बॉइलिंग होता है, यानी सबसे पहले आता है उबालना। यह भोजन पकाने की सबसे सरल एवं उत्तम सुगम विधि है। इजी है ये मेथड। इसमें भोज्य पदार्थों को पानी के अंदर रखकर उबाला जाता है। कौन कौन सी चीजें आप उबालते हो पानी के अंदर रखकर? इसमें पानी इतना डाला जाता है कि भोजन की जो मात्रा है वो पूर्ण रूप से ढक जाती है। जैसे कि आप चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, अंडा बनाते हैं और आलू को बॉयल करते हैं, और क्या बनाते हैं हम, शकरकंदी को बॉयल करते हैं, सूखे मटर हैं, फलियां हैं। इनको बनाते टाइम क्या है, जब हम पूर्ण रूप से उनको ढक देते हैं तो वो
बॉइलिंग कहलाता है, यानी पानी के द्वारा बॉयल करके उनको खाना बनाया जाता है। चावल भी कैसे बनाते हैं ऊपर तक आ जाता है, उन्हीं से बनता है बॉयल। आप घर में भी पानी खुले बर्तन में रख के और चावल को उसके अंदर डाल देते हैं तो वो क्या है, बॉइलिंग मेथड है। अब बॉइलिंग मेथड है, इसके लाभ और हानि की भी बात करते हैं। इनसे लाभ क्या होता है, इससे पोषक तत्व कम मात्रा में कम से कम नष्ट होते हैं इसके अंतर्गत, और भोजन हल्का, नरम और मृदु और सुपाच्य हो जाता है, यानी पचने के योग्य हो जाता है, तथा रोगियों के लिए अति उत्तम माना जाता है। जैसे खिचड़ी बनाते हैं तो बॉइलिंग से ही बनाते हैं उसको। जिस पानी में भोज्य पदार्थों को उबाला जाता है उसे फेंकना नहीं पड़ता है। अगर हम उसको फेंक देते हैं तो उनमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो फेंकने से नष्ट हो जाते हैं। तो उबालने के मेथड में हमें उसको पानी को फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उससे न्यूट्रिएंट्स भी बच जाते हैं। हानि क्या क्या होती है इससे? हानि होती है उबले हुए भोजन का थोड़ा स्वाद कम हो जाता है। इसके लिए आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि आज आपको उबले हुए आलू खाने हैं या आपको शक्करकंदी खानी है। ज़्यादा मोस्टली अब सर्दियों में आप देखते हैं कि शक्करकंदी बनाते हैं तो उसको अगर पानी में उबालते हैं तो उनका कोई टेस्ट नहीं रहता। अगर हम उसको चूल्हे में बनाते हैं या उसको रोस्ट करके बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी, उनका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इनसे जो पानी में बॉईल करने से जो सब्जियों का हरा रंग होता है वो भी उड़ जाता है, यानी खराब हो जाता है कुछ हद तक। अगर उबाले गए पानी का पुनः प्रयोग न किया जाए तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी पौष्टिक तत्व हैं खराब हो जाते हैं। जैसे कि हम गाजर का रायता बनाते हैं या कई बार उबालते हैं कोई भी चीज़ तो हम उसका पानी फेंक देते हैं, या गाजर को उबाला, बथुआ उबाला, पालक उबाला तो हम क्या करते हैं उसमें से पानी को निचोड़कर निकाल देते हैं और उस पानी को फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पानी को आटा वगैरह लगाने में या सब्जी को बनाने में उस पानी का यूज़ कर लेना चाहिए। तो ये उबालने के लाभ और हानि है। ये तो पानी द्वारा पहला हो गया उबालना। दूसरा है गुनगुने पानी में पकाना। जो दूसरा मेथड है वो है गुनगुने पानी में पकाना या खदकाना। गुनगुने पानी में पकाना या खदकाना बोलते हैं, सिमरिंग बोलते हैं जिसे। भोज्य पदार्थ को अधिक देर तक गुनगुने पानी में उबाला जाता है और कितने टेम्परेचर पर? 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर पर इसको उबाला जाता है। धीमी आंच पर अधिक देर तक पकाते हैं इसको। धीमी आंच पर इसको कई देर तक पकाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? खदकाना कहते हैं। इसी विधि को खदकाना कहते हैं। अगर इसका टेम्परेचर 100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये उबलने लग जाएगी, यानी टेम्परेचर बढ़ने से ये बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन इसको कितने पे? 100 से कम टेम्परेचर पर इसको थोड़ा धीरे धीरे क्या है, इनको पकाते हैं। इनका क्या उदाहरण है? जैसे कि क्या क्या चीज बनाते हैं ऐसे हम? सेवई की खीर हो गई, सेवई की खीर और चावल की खीर बनाते हैं वो हो गई। दाल हो गई, दाल है, सब्जी है, जैसे कि पानी डालकर हम दाल सब्जी गांव में जैसे बनाते हैं, उनको खुले बर्तन में उबालते हैं। तो ये क्या है? कम पानी में उसको सिंपल करके छोड़ देते हैं और उनको धीरे धीरे बनाते रहते हैं। तो दाल हो गई, सब्जियां हो गई आदि क्या है? बॉइलिंग, खदकाना, सिमरिंग मेथड से गुनगुने पानी में पकाना कहते हैं इसे। तो इनके द्वारा ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कई बार आपके तो इतना नहीं आएगा, लेकिन क्या है, इनमें टेम्परेचर भी पूछ लिया जाता है कि कितने टेम्परेचर पर। अब ये हो गए हमारे इसमें पानी द्वारा पकाने की 2 विधियां। इसमें लाभ क्या क्या है? एक तो इसमें लाभ यही है कि हम धीरे धीरे सिम पर जब पकाते हैं तो खाने का
टेस्ट है वो अच्छा रहता है और इनका जो टेक्सचर है वो भी अच्छा रहता है, देखने में भी ये अच्छे लगते हैं क्योंकि इनको धीमी आंच पर पकाया जाता है, तो इसलिए इनका टेस्ट और आकर्षण दोनों ही बरकरार रहता है। अब इसकी हानि क्या है? हानि इसमें क्या क्या होती है? एक तो हम इनको धीमी आंच पर पकाते हैं, तो धीमी आंच पर पकाने से भोजन के जो स्टार्च के कण हैं वो फूलकर टूट जाते हैं, जिससे उपस्थित विटामिन एवं खनिज जो लवण होते हैं उनका नाश हो जाता है। धीरे धीरे पकाने पर जो स्टार्च के कण हैं वो टूट जाते हैं और टूटने पर वो खनिज लवणों और विटामिनों पर नुकसान करते हैं। एक तो ये नुकसान हो गया। दूसरा, ज़्यादा उबालने पर विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन ए, इनका नाश हो जाता है ज़्यादा उबालने पर। और जो मांस है, मछली है, अंडे हैं, इनको सिम पर अगर पकाते हैं तो इनको पकाने में अत्यधिक समय लगता है, तो ये इनकी हानि है। अगला मेथड है स्टीविंग मेथड। तीसरा जो मेथड है पानी द्वारा पकाने की, भोज्य पदार्थ को बंद बर्तन में रखकर पकाया जाता है। बंद बर्तन में भोज्य पदार्थ को इसके अंदर पकाया जाता है। बर्तन को बंद कर देते हैं और इतना ही नहीं, और इसमें इतना ही पानी डाला जाता है कि भोज्य पदार्थ जले नहीं बल्कि अच्छे से पक जाए, इतना पानी इसके अंदर डालते हैं। अत्यधिक पानी इसके अंदर नहीं डालते और आंच को धीमी रखा जाता है। वही जो खदकने में जो हमने टेम्परेचर यूज किया 80 से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या है, इसको इतनी आंच पर ही इसको पकाया जाता है। इस विधि से फल हो गए, सब्जियां हो गई और मांस इत्यादि को पकाया जाता है। सब्जियां और मांस इत्यादि को इनके अंतर्गत पकाया जाता है। इससे भोजन, इसके लाभ क्या है? भोजन हल्का, सुपाच्य एवं स्वादिष्ट हो जाता है इससे। और दूसरा क्या है, बच्चों एवं रोगियों के लिए ऐसा भोजन अच्छा होता है। दूसरा क्या है, एक तो हानि क्या है इसके अंदर, पकाने में अत्यधिक श्रम लगता है और इसके ईंधन भी काफ़ी व्यय हो जाता है, काफ़ी सारी ईंधन लगता है इसके अंदर। और पकाते समय हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि इसके अंदर हमने पानी कम डाला है और बंद करके पका रहे हैं तो उसका हमें पानी का अंदाज़ा नहीं रहता है, तो कई बार क्या है इससे चीज़ें जल भी जाती है, तो ये इसकी हानि होती है। अब हमारा दूसरा जो मेथड है इसके अंदर है, ये हो गया भोजन को पानी द्वारा पकाना। पानी द्वारा पकाया तो उबालना, गुनगुने पानी में पकाना या खदकाना, सिमरिंग, सिमरिंग और स्टीविंग, ये 3 मेथड हैं इसके अंदर। दूसरा है भोजन को भाप द्वारा पकाना। दूसरा जो मेथड है भोजन को भाप द्वारा पकाना, ये दूसरा मेथड है। भाप द्वारा पकाने में सबसे पहले जो मेथड आएगा वो आ जाएगा, पहला ही हो जाएगा भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा पकाना, इस विधि में भोजन को उबलते हुए पानी में निकली भाप द्वारा इसको पकाया जाता है। पानी उबलता रहता है, उसके अंदर भाप निकलती रहती है, उसके अंदर इसको पकाया जाता है। बर्तन के निचले हिस्से में उनको पानी को रख देते हैं और ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें भाप बनती रहती है और उससे वो खाना ऊपर वाले बर्तन में खाना रख देते हैं और नीचे वाले बर्तन में पानी डालने से वो भाप बनती है और भाप बनने से वो खाना बनता रहता है। तो इस प्रकार से खाना बनता है। इसी भाप में पकाने वाले भोजन को व्यवस्थित करके रखा जाता है और भोजन बनकर तैयार हो जाता है। तो भाप में भोजन जल्दी पकता है
और इसके अंदर क्या है, क्योंकि वाष्प में लेटेंट हीट होती है, जिसे बोलते हैं भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा होती है। भाप का टेम्परेचर ज़्यादा होता है जब आप कई बार क्या होता है कि चीज़ें ढककर कुछ पकाते हैं और आपको बर्तन हटाना पड़ जाए तो एकदम हाथ पे या कहीं पर वो इतनी तेज़ी से भाप लगती है कि जल जाते हैं, फफोला हो जाता है। तो क्या है, भाप में क्या है, गुप्त ऊष्मा होती है। और भाप पकाने की इसके अंदर दो विधियां होती हैं, एक होती है प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि भाप के अंदर और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष के अंदर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष के अंदर हो जाएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट विधि में, इस विधि में भोज्य पदार्थ सीधे भोज्य पदार्थ के संपर्क में आते हैं इस विधि में, और इस विधि में भोजन है वो सीधे भाप के संपर्क में नहीं आता है। जैसे कि डायरेक्ट में क्या करते हैं हम, जैसे इस विधि द्वारा ढोकला, खमण इत्यादि इस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से बनाए जाते हैं। इसमें इडली स्टैंड का प्रयोग किया जाता है, उसमें इसको बनाया जाता है जिसमें डायरेक्ट भाप लगती रहती है। इनडायरेक्ट में, इसमें इस विधि में भोज्य पदार्थ को एक छोटे बर्तन में अच्छी प्रकार से बंद करके बड़े बर्तन में खोलते हुए पानी के अंदर छोड़ देते हैं। जैसे बड़ा बर्तन लिया, उसके अंदर पानी है, और जिस बर्तन में हमें खाना बनाना है उसको उस बर्तन से थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा, उसके अंदर भोजन डाला और जो पानी का बड़ा बर्तन है उसके अंदर बंद करके छोड़ देते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो उस विधि द्वारा खाना पकाया जाता है। और इस विधि द्वारा पुडिंग इत्यादि बनाई जाती है। इस विधि से पुडिंग बनाई जाती है। तो ये है हमारी भाप द्वारा पकाना। अब इसमें लाभ क्या है इसके, भोजन हल्का, नरम और सुपाच्य होता है, स्वादिष्ट होता है और पकने में कम समय लगता है, कम, और उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं इसमें भाप द्वारा पकाने में वो नष्ट नहीं होते हैं, और स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा भोजन उत्तम माना जाता है। और इसमें समय व ईंधन भी कम व्यय होता है, और इसमें अधिक सावधान रहने की भी आवश्यकता नहीं होती। इस समय में हम अन्य कार्यों को, इसमें जो, क्योंकि खाना अपने आप बनता रहता है, संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उस समय में हम और भी अपने कोई कार्य कर सकते हैं। और हानि क्या है, भाप से पकाने के लिए 2 बर्तनों की आवश्यकता होती है, एक हानि तो ये है, और दूसरा है पानी को भाप में बदलने के लिए समय व ईंधन की आवश्यकता अधिक होती है। तो ये है भाप द्वारा पकाने की विधि। इसमें और भी विधियां हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।